एड्स कुछ होता ही नहीं, एड्स रोग है ही नहीं। एड्स का पूरा नाम क्या पढ़ेगा अभी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ये सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें भी है वही एड्स का रोगी होगा, चाहे बेशक वायरस बॉडी में हो अथवा नहीं हो। जुकाम में ही अगर लक्षण हो जाए सारे तो आदमी का मन करता है उठा ले ऊपर वाले। पहचानो तो इसमें से कौन सा वायरस कोरोना का है? कोरोना वायरस में और वायरस में अंतर क्या है बेसिकली? कोरोना वायरस में और दूसरे वायरस में क्या अंतर है? है अंतर? ये सारे क्या हैं? ये भी वायरस है, ये भी वायरस, ये भी वायरस, ये भी वायरस। तो बेसिकली अंतर की जब बात आए तो यहाँ पे कोई खास अंतर नहीं होता। सारे वायरस किसका बना हुआ है? डीएनए प्रोटीन का या आरएनए प्रोटीन का। तो किसी में जेनेटिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए होगा, और किसी में जेनेटिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए। तो बहुत से बहुत तुम लोग सवाल, दो ही सवाल पूछेगा, वायरस क्या होता है, वायरस को कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, और वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो उन बीमारियों के नाम पूछ लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना कर लिख दो, वायरस से होने वाले रोग। नाम एड्स, नाम लिखो ना, एड्स। एड्स क्या है बेसिकली? ये भी वायरस से होने वाला रोग है। एक रोग ये भी याद रखना। और एड्स में कौन वायरस होता है? ये पता है एड्स में? एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो। चलो, एड्स किस वायरस का नाम होता है? HIV वायरस का पूरा नाम क्या है? क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब समझ रहे हो ना? और ये वायरस कहाँ पे अटैक करता है? ये एड्स का जो वायरस है कहाँ पे अटैक करेगा? तो याद रखें, कोई भी वायरस कहाँ पे अटैक करता है? तो वो वायरस अटैक करता है हमारे शरीर के टी सेल पर। वायरस हमेशा अटैक करता है हमारे शरीर के टी सेल पर। और जब टी सेल पर अटैक करेगा तो क्या होगा? टी सेल वो सेल है जो जवाबदेह होता है बी सेल को जगाने के लिए। और जब टी सेल पे ही वायरस अटैक कर दिया तो बी सेल को जगेगा नहीं, और जब बी सेल जगेगा नहीं तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं, और जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो उस वायरस के खिलाफ शरीर काम करेगा नहीं, और जब शरीर काम करेगा नहीं तो व्यक्ति उसके चपेट में आ जाएगा। तो जितने भी वायरस हैं, जितने भी वायरस तुम्हारे बॉडी में हैं, सबके सब मेनली कहाँ पे अटैक करता है? वो तो टी सेल पर अटैक करता है, और उसके कारण बी सेल को खबर नहीं मिल पाता है, और इसीलिए बी सेल से एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो वायरस के विरुद्ध का जो लड़ाई है वो हो नहीं पाएगा। तो वायरस वैसे स्थिति में आप ही के डीएनए का, आप ही के प्रोटीन का यूज करते हुए अपने संख्या को मल्टीप्लाई कर लेगा, और संख्या को मल्टीप्लाई करके दिन दुना रात चौगुना वायरस फलेगा फूलेगा, और तुम क्या होगे? क्या होगे? सबके सब उस बीमार, माने उस वायरस के चपेट में आने के कारण सबके सब बीमार हो जाओ। ठीक है? और जब तक ये नहीं छोड़ता है, अगर आप वायरस कोई खतरनाक वाला है तो आपके मार के ही छोड़ेगा। कुछ वायरस ऐसा होता है कि उसका एक अपना लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद वो अपने आप ठीक होता है। जैसे मान लो जुकाम है, तो जुकाम में क्या हुआ 2 से 3 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की क्षमता कितना है। कई लोग को क्या होता है कि ठीक नहीं होता है, कई लोग को 10 दिन लग जाता है, कई कितना 1 साल 6 महीना तक। तो तुमको दिखवाने की जरूरत है, दौड़ो। जिसको वायरस का समस्या हो उसको धूप में बैठना चाहिए, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा समस्या ठीक होता है। वैसे वायरस बेसिकली कोई संबंध किससे है? टी सेल से या बी सेल से?
तो टी सेल से अगर संबंध है तो आपको थोड़ा करना क्या होगा, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। तो फिजिकल वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो रिचार्ज होता है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप मोटे दुबले हो तो वायरस से लड़ जाओगे, या दुबले पतले हो तो नहीं लड़ पाओगे। तो टोटल डिपेंड करता है टी सेल या बी सेल पर या WBC के सेल की संख्या पर। और WBC सेल का मतलब होता है 5 तरह का होता है WBC, उसी में से एक है लिम्फोसाइट, और उसी लिम्फोसाइट का एक बच्चा का नाम है टी सेल और एक बच्चे का नाम है बी सेल। और उसी टी सेल को मारने का काम कौन करता है, खाने का काम वायरस करता है। इतना बात समझ में आ गई। तो एड्स का कारण याद रखना किससे होता है, ये HIV से। और एड्स में क्या होता है, एड्स में क्या होगा, अब एड्स का जो संक्रमण वगैरह है तो पता होगा आप लोगों को कि या तो ब्लड के माध्यम से होता है या तो ये सेक्स के माध्यम से होता है। एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा, कहते हैं एड्स का मेनली जो संक्रमण है वो किसके माध्यम से होता है और किसके माध्यम से नहीं होता है। तो पहला तो 2 है, एक है कि ब्लड के माध्यम से होगा और दूसरा होता है सेक्स के माध्यम से होगा। यहाँ पे जैसे नंबर 1 देखो, यहाँ पे लिखा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग, सेक्सुअल कांटेक्ट एक हो गया। दूसरा क्या है, शेयरिंग नीडल्स टू इंजेक्ट ड्रग्स। तीसरा क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट और चेस्ट फीडिंग। इसके अलावा टैटू जो बनवाते हैं, टैटू बनवाने से होता है। गोदना जो गुदवाते हैं, गोदना गुदवाने से होता है। ठीक, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से होता है। ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं रक्तदान में, तो उससे भी होता है ये। तो एड्स के ये तमाम लक्षण है कि एड्स इन माध्यम से होता है। सेक्स में भी है कि हेट्रोसेक्सुअल है, मल्टीसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, किसी मेजर में ये क्या होता है, ये एड्स हो जाता है। अगर हम बात करें एड्स किससे नहीं होता है, तो छूने से एड्स नहीं होता है, कुत्ता के काटने से एड्स नहीं होता है, चूमा क्या ले रही है, ठीक है, किस करने से एड्स नहीं होता है, स्लाइवा है, स्वेट है, टीयर्स है या क्लोज माउथ किसिंग है, इस सब से एड्स नहीं होता है। शेयरिंग टॉयलेट हो गया, शेयरिंग फूड हो गया, शेयरिंग ड्रिंक हो गया, या कोई क्लॉथ है उससे शेयरिंग से एड्स नहीं होगा। साथ में सोने उठने बैठने खाने से एड्स नहीं होता है। इस बात को आप याद रखना। तो एड्स से हम कितना डरें और कितना नहीं डरें, ज़रूरी ये होता है। कई बार लोग क्या होता है, किसी को एड्स हो गया है, सुन लिया एड्स हुआ है तो वो पहले ही से रास्ता नाप लेगा, क्या पता कहीं हम पे सट गया तो हमें एड्स में घुस जाए। जैसे कोरोना में हो रहा था ना, कोरोना का देखा कि कोविड है, उस मोहल्ला लोग छोड़ देता था, ऐसे ही एड्स वाले के साथ करता है। जबकि एड्स क्या है, किसी को हो सकता है, किसी भी जरिए हो सकता है। आप जाते हो सैलून में दाढ़ी बनवाने के लिए, वहाँ एड्स हो सकता है। आप जाते हो ब्यूटी पार्लर में भाव उखड़वाने के लिए, वहाँ एड्स हो सकता है। नहीं, भाव उखाड़ने में वो ब्लेड से नहीं बना, मुझे तो नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें लोग बताओ, कभी वो ब्लेड लगाता है नहीं, कुछ चिमटा उमटा से पकड़ता है, उखाड़ता है ना, निकलता है ना। और निडल तो स्टेलाइज पक्के नहीं करती होगी वो महिला। तो अगर किसी का ब्लड उखड़ा हुआ निकल गया हुआ है या हेयर रूट भी निकला हुआ है, उससे क्या हो, दूसरे का उखाड़ के सटा दे, अब उसमें चुभ जाए तो वहाँ भी हो सकता है। दांत के डॉक्टर्स भी में जो है, अगर वो भी दांत में जो बार बार जो लोहे का कील डाल के चेक करते रहता है, अगर उसको भी स्टेलाइज नहीं करे तो वहाँ भी हो सकता है। और कई सारे बड़े जो मेडिकल हॉस्पिटल है उन पे तो इल्ज़ाम भी है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो सही से एक ही निडल को कई लोगों में शेयर कर दिया, और जिससे क्या हुआ, एड्स शहरों में फैल गया। जबकि इल्ज़ाम किस पे है, ये ट्रक ड्राइवर है जो एड्स फैलाते रहा है। जबकि वास्तव में क्या है, एक ट्रक ड्राइवर या जो नाइट जो वर्कर महिलाएं हैं या जो बार डांसर हैं, ये उनका ही योगदान नहीं है, बल्कि इसमें योगदान समाज में हर एक वर्ग का है, चाहे वो हमारा कल्चर ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी घर में कोई डेथ हुआ तो पूरा गांव, उसी जाति के लोग पूरा सब सर मुड़वाता है, महिलाएं नाखून कटवाती हैं, और जो हजाम होता है वो एक उस्तरा लेके आएगा और एक ही उस्तरा से सबको छील दिया। अब थोड़ा सा
ब्लड वुलेड लोगों का व्यक्ति थोड़ा सा जागरूक हुआ है तो ब्लड लगाने लगा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या वो हजाम जो होता है उस घाट पे बैठ करके स्टेलाइज करते रहते हैं अपने औजार को बार बार? नहीं। तो उस गांव का लोग, कोई रहता है पुणे में, अब कोई रहता है सूरत में, अब कोई रहता है बॉम्बे में, या कोई कम करता है डिस्को बार में, और वो वहाँ से अगर कुछ लेके आ गया और उसी तुम्हारे किसी जात का है, तो बताओ, किसी का गोल मटोल सर होता है, सर कटवा मुड़वाने में कहीं ना कहीं कटता ही कटता है, चाहे वो लाख होशियारी क्यों नहीं कर ले। और अगर एक को कटा और दूसरे को भी कटा, कहीं कॉमन ब्लड समझ के यूज कर लिया, या अगर किसी भी कारण से हो गया, तो एक से अगर 5 ही आदमी को फैल गया तो लो फैला। तो एड्स जो फैला है हिंदुस्तान में, फैलाने में हर एक वर्ग के लोग का योगदान है। कई सारे तरीके हैं जिससे फैल गया है। तो थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो वायरस है, वो वायरस अगर तुम्हारे बॉडी में आ गया एक बार, तो आने के साथ लक्षण नहीं आने लगेगा। तुम्हारे बॉडी में वायरस आ चुका है, आने के 15 से 27 महीने के बाद वो लक्षण आएगा। तब तक 27 महीने तक तुम्हारा फिजिकल रिलेशन किसी से बना तब, या तुम फिजिकली किसी मीन से किसी कॉन्टेक्ट में आए तब, चाहे किसी को ब्लड डोनेट किए तब, एड्स का फैलाव होगा ही होगा। क्योंकि जब ब्लड का भी लोग टेस्ट करता है, इसमें एलाइजा टेस्ट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करवाता, फिर ब्लड टेस्ट करता है ब्लड ग्रुप के टेस्ट करने के, और ग्रुप का मैच हो गया चढ़ा दो ब्लड, ग्रुप मैच हो चढ़ा दो ब्लड बैंक जमा कर लिया उसको। तो उसी समय उस ब्लड का एलाइजा टेस्ट जो है वो भी होना चाहिए, इस ब्लड में कोई एड्स का या कोई और रोग का तो नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाने में जोखिम भी होता है, समझ रहे ना, तो ये भी देखना होगा। क्योंकि ये वायरस ऑलमोस्ट 2 से 2.25 साल तक आपके ब्लड में है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, और जिस दिन पहला लक्षण आया उस दिन से लेकर के अगला 10 साल के अंदर में उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। क्योंकि इसका जो वायरस है ये टी सेल को पूरे दबा के तोड़ता है ये, और नतीजा हो गया कि कभी भी तुम्हारा इम्यून सिस्टम छोटे छोटे रोग के चपेट में आने लगेगा। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वायरस हैं हल्के फुल्के वाले, वो सब भी आपको दबा देगा, और आपका बी सेल को खबर ही नहीं है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है। और नतीजा क्या होगा कि धीमे धीमे आप फ्रीक्वेंट कई रोगों के चपेट में आओगे, तो आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा, वजन में गिरावट होने लगेगा, हाथ पाँव में दर्द होगा, मांसपेशी में दर्द होगा। तो वजन में गिरावट हो, हाथ पाँव में दर्द हो, मांसपेशी में दर्द हो, तो ये सब क्या है? ये सब है एड्स का लक्षण। चलो एड्स के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला लक्षण देखो यहाँ पे, बुखार, ठंड, सिर में दर्द, रात में सोने के समय पसीना, गले में खराश, माउथ में अल्सर, मतलब देख रहे हो जीभ के ऊपर की वो अल्सर है यहाँ पे, लिम्फ जो नोड है यहाँ पे गले उले में, इसमें स्वेलन हो जाएगा, थकान सा, ज्वाइंट पेन और मांसपेशी में दर्द। और तो बता, इसमें से कौन सा लक्षण है तुम लोग को अभी नहीं हो रहा है? कौन सा लक्षण है जो नहीं हो रहा है? सर ये सारा साथ में ही होगा। हाँ, मतलब ये सारे लक्षण हैं। ऐसा इसमें से कोई बच्चा है इसमें से ऐसा लक्षण नहीं हो? कुछ 3-4 तो है ही, तो आधा एड्स करोगे तो हो ही, चाहे एड्स का वायरस बॉडी में हो चाहे नहीं हो। जिसमें ये भी याद रखना, जिसमें वायरस ना हो एड्स का, लेकिन अगर लक्षण है तो तुम एड्स से कम नहीं हो, तुम खुद भी में भी एड्स का रोगी हो, चाहे वायरस हो चाहे नहीं हो। एड्स कुछ होता ही नहीं, एड्स रोग है ही नहीं। एड्स का पूरा नाम क्या पड़ेगा अभी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ये सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें भी है वही एड्स का रोगी होगा, चाहे बेशक वायरस बॉडी में हो अथवा नहीं हो। ठीक है, और मान लो इतने सारे लक्षण है तो क्या तुम सर्वाइव करोगी? तुम भी तो नहीं करोगे अगर सारे लक्षण है तो। जुकाम में ही अगर लक्षण हो जाए सारे, तो आदमी का मन करता है उठा ले ऊपर वाले। एड्स कुछ होता ही नहीं, एड्स रोग है ही नहीं। एड्स का पूरा नाम क्या पड़ेगा अभी?
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ये सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें भी है वही एड्स का रोगी होगा, चाहे बेशक वो वायरस बॉडी में हो अथवा नहीं हो। ठीक है, और मान लो इतने सारे लक्षण है तो क्या तुम सर्वाइव करोगी? तुम भी तो नहीं करोगे अगर सारे लक्षण है तो। जुकाम में ही अगर लक्षण हो जाए सारे तो आदमी का मन करता है उठा ले ऊपर वाले। तो बेशक याद रखना, वायरस हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लक्षण। और एड्स भी अपने आप में क्या एक वायरस है जो कभी एप्स में था सिमियन इम्यूनो वायरस, वो सिमियन इम्यूनो वायरस जिसका नाम से HIV, वो वहाँ से ह्यूमन में आ गया HIV के रूप में। जब ह्यूमन में आया तो उसका नाम हम लोग रख दिया HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और जब वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो हम लोग का जब T सेल पे अटैक किया तो हम परेशान होते हैं। तो हमने अभी क्या कहा है कि सारे वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो सबके सब T सेल पर ही अटैक करता है, और B सेल को खबर अगर मिल गया तो वो जब जाएगा, नहीं मिला तो आपको उठा ले जाएगा। ये सारे सिम्टम है एड्स का। इस सिम्टम को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको याद रखना है। तो ये खतरनाक रोग क्या है, खतरनाक है। और अगर अंदर में जाकर देखें तो मेन सिम्टम क्या है एड्स का, ये क्या है मेन सिम्टम है जो कहते हैं मुख्य टेक्निकल। सबसे पहले क्या हो रहा है, इंसेफ्लाइटिस सिर में, ठीक है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में पेन, उसके बाद रेटिनाइटिस आंखों के रेटिना में समस्या, न्यूमोसाइटिस निमोनिया के लक्षण, ट्यूबरकुलोसिस TB के लक्षण, स्किन में त्वचा में ट्यूमर, इसोफेजाइटिस जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट हैं उसमें प्रॉब्लम होगा, क्रोनिक डायरिया और ट्यूमर। तो ये सारे लक्षण, ये मेन सिम्टम है जो एड्स के रोगी को होता है। इसलिए इस रोग के होने के 10 साल के अंदर व्यक्ति मर जाता है। अगर इलाज हुआ तो थोड़ा सा एक आध साल और खिंच जाओ तो खिंच जाओ, पर अभी तक कोई पक्का इलाज एड्स का नहीं। मैं खुद कई बार पढ़ता हूँ कि आज ये इलाज आ गया, आज वो इलाज आ गया, पर वास्तव में कोई भी इलाज अभी तक नहीं है। इसलिए बी केयरफुल, ऑनेस्ट विथ आवर पार्टनर, ऑनेस्ट इन आवर लाइफ, एंड बी अवेयर फ्रॉम व्हाट इज गोइंग इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है तो हमें अपना प्रिकॉशन खुद लेना है, अपना भी लेना है, अपने बच्चों का भी लेना है, अपने सगे संबंधियों का भी लेना है। हम इतना कर लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है। बात बाकी उसको इतना बता दो कि आप भी अपना लो, अपने बाल बच्चों का लो, अपने पत्नी का तो नहीं ले सकते हो, अपने सबका ले सकते हो। आप क्यों नहीं ले सकते हो? आप सबका ले सकते हो, सबको अवेयर करो, अलर्ट मोड में रखो कि आप ऐसा नहीं कि हम मान लो हम जॉब करने के लिए बच्चे स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल जाए तो महिला का काम क्या है कि बच्चे के स्कूल में है, अगर मान लो उसका हस्बैंड नहीं है तो वैक्सीनेशन के दिन महिला खुद जाए। नहीं तो वैक्सीनेशन के समय में क्या होगा, एक आया टीका, तुम लोग बचपन में टीका लिए होगे, स्कूल समय याद है, जो बच्चे टीका लिए होंगे, लाइन में बच्चा को बैठा दिया, टीका लेके आ गया, एक भोग दिया, कर रहा है उधर, और वही दूसरे को ठोक दिया, फिर तीसरे चौथे पूरे 10 बच्चे को लगा दिया टीका, एक ही कभी कभी। अब थोड़ा सा ठीक है ना, ठीक बदलने लगा है, लेकिन बाई द वे ना बदले तब सिरिंज बदलने लगा है ना, नीडल बदलने लगा है आजकल, लेकिन ना बदले तब किस बच्चे में हिम्मत है कहता कि नीडल बदलो, तब हमको चुप होना। वो तो डर में मर जा रहा है, वो सोच रहा है कि अगर 10 लोगों को बचा लिया तो 100 रुपये मेरा बच गया। इसलिए थोड़ा सा सावधान रखना, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल एड्स को बांटते हुए नहीं फिरता। तो आप कहीं भी जाओ, किसी भी से भी इलाज करवाओ, कोई भी काम करो, सैलून में भी जाओ, सीधा बोल दो, डॉक्टर दांत के डॉक्टर के यहाँ जाओ, सूट देने वाले कंपाउंडर उससे बात करो, कोई टैटू लगवाने वाला हो, कोई गुदना करने वाला हो, कोई कान नाक छेद करने वाला हो, कोई हर जगह बोल दो कि भाई अपना ये चीज़ पहले टेस्ट है ना, सब कुछ किया हुआ है, या घर वाले बोल सके। अब मान लो कोई ऑपरेशन थिएटर में थोड़े बोलेगा कि आपको उसका ब्लड मत दो, उसका ब्लड दो, या उसको टेस्ट करवा के लाओ। तो घर वाले बोल सके साफ साफ,
और ये अगर नहीं रहोगे तो क्या होगा, एक रोग से बचा के लिया, दूसरे रोग देख ले साथ में लेके आ गए। तो इस सब का ये हुआ एड्स। आगे बताओ, एड्स के इलाज का नाम क्या है? ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और उसमें कुछ दवा दिया जाता है। एड्स के ट्रीटमेंट का नाम क्या है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, मतलब इस थेरेपी में एड्स का जो इलाज है, इस इलाज में हम लोग करते क्या है? नाम लिखा हुआ है, इसमें हम लोग दवा का जो टैबलेट है नहीं है, एक फिक्स डोज में हम उनको दवा देते हैं। कहते ये लाइफ को बचाएगा, मतलब आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ा देगा, लेकिन आपको एड्स से ये फ्री नहीं करेगा। लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ा देगा, पर एड्स से आपको ये फ्री नहीं करेगा। इस बात को भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। समझ बता रहे हैं? अगर आप पढ़ो जरा सा, when the person with HIV has access to ART and take it as prescribed ART, तो क्या करेगा? reduce the amount of HIV in the body। ये दवा क्या करता है? ये दवा करेगा कि HIV का जो संख्या है बॉडी में, उसको ये कम करेगा। ट्रांसमिशन का जो रेट है, उस रेट को ये कम करेगा। HIV से होने वाले जो शरीर में और समस्या है, उन समस्याओं के दर को ये कम करेगा। आपके प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यून सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करेगा, और आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। कि जो नियर नॉर्मल जो डेथ होगा, जो डेथ का कोई टाइम होता नहीं है, तो नियर नॉर्मल तक हम ले जाएं, मतलब 10 साल से 15 साल 20 साल हम करके ले जाएं। पर ये कितना सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है टोटली उस व्यक्ति पर कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो छोटे मोटे रोग में परेशान हो, जैसे लड़की जुकाम में परेशान है। जुकाम भी हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक नॉर्मल जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग बिछावन पकड़ लेगा, और कुछ लोग जुकाम होगा तभी भी नहाएगा, तभी भी खाना खाएगा, अदरक नींबू होने। और जुकाम जब हो तो सबसे बढ़िया इलाज मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट इलाज वही है। जुकाम हो जाए तो कम से कम ठीक होने में कितना भी कमजोर शरीर होगा तो 2 दिन लगेगा मैक्सिमम। खूब जोर जुकाम होने दो। जुकाम अगर हो गया है तो खूब जोर का जुकाम हो जाने दो, क्योंकि तुम जितना रोकोगे उतना लॉन्गेविटी खींचेगा। जुकाम उसी का बढ़ता है तो दवा खा खा के रोके रहता है। वायरस है बॉडी में आ गया हुआ, उसको आज इनएक्टिवेट कर दोगे, वो वायरस कुछ दिन के बाद क्या होगा? फिर एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए उस वायरस के पहले अपने मजे कर लेने दो उसका। तो बॉडी में आए, बोलो कि भाई तो डांस कर ले मेरे बॉडी में आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1.5 दिन को झेल लेंगे। बस 2 दिन की बात होती है। 2 दिन खूब जोर का नाक से पानी है, आंख से पानी है, मुंह से थूका है, खखार है, खांसी है, परेशानी रहे, होने दो बहुत से बहुत। और 2 दिन ऐसा हो जाएगा, अपने आप क्या होगा? उसके बाद एक दवा खा लो हल्का सा, 2 दिन के बाद फिर देखो तीसरा दिन ठीक हो जाओ। जो तुम पहले ही जैसे लक्षण लग रहा है कि गले में कुछ खराब प्रॉब्लम हो रहा है, नाक से छका रहा है, दवा खाना शुरू कर दिए, तो तुम्हारा जुकाम 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों खिंच जाएगा। तो इसलिए भी आपको याद रखिए, हो तो हो जाने दो जुकाम।